रिच डैड पुअर डैड फाइनल चैप्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। मैं आपके साथ कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा। मैंने इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण, और यही कारण है कि यह 2000 से बेस्ट सेलर बनी हुई है, यह अंतर्दृष्टि साझा करना था कि कैसे बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग जीवन की कई सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम सभी अक्सर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मानक सूत्रों का उपयोग करते हैं। कड़ी मेहनत करें, बचत करें, उधार लें और अत्यधिक करों का भुगतान करें। आज पहले से कहीं अधिक हमें बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित कहानी का उपयोग एक वित्तीय समस्या के उदाहरण के रूप में करता हूं जिसका सामना आज कई युवा परिवार करते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान करते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए खुद का प्रबंध कैसे करते हैं? इसके लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मेरा एक मित्र एक दिन शिकायत कर रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन था। वो हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक केवल $12,000 ही जमा कर पाया था। उनके पास कॉलेज के लिए बचत करने के लिए लगभग 12 साल और थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। उस समय फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार भयानक था। लोग घर बेच रहे थे। मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि वह अपने कॉलेज के फंड में से कुछ पैसे से घर खरीदे। यह विचार उसे पसंद आया और हमने संभावना पर चर्चा शुरू की। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि उसके पास बैंक से दूसरा घर खरीदने के लिए ऋण नहीं था क्योंकि वो बहुत अधिक खर्च कर चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि बैंक के अलावा संपत्ति को वित्तपोषित करने के अन्य तरीके भी हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक घर की तलाश की, एक ऐसा घर जो हमारे सभी मानदंडों पर खरा उतरे। चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे, इसलिए खरीदारी मजेदार थी। अंत में हमें एक प्रमुख पड़ोस में 3 बेडरूम, 2 बाथरूम वाला घर मिला। मालिक का घर छोटा हो गया था और उसे उसी दिन घर बेचना था क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे जहां दूसरी नौकरी की प्रतीक्षा थी। मालिक $102,000 चाहता था, लेकिन हमने केवल $79,000 की पेशकश की। उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ ऋण वापस लेने के लिए सहमत हो गया। मेरे दोस्त को सिर्फ $7,900 ही देने थे। जैसे ही मालिक चला गया, मेरे दोस्त ने घर किराए पर दे दिया। सभी खर्चे चुकाने के बाद, जिसमें बंधक भी शामिल था, उसने हर महीने लगभग $125 अपनी जेब में डाले। उसकी योजना 12 साल तक घर रखने की थी और हर महीने मूलधन में अतिरिक्त $125 जोड़कर बंधक को जल्दी से जल्दी चुकाने की थी। कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। मैं नए और दिलचस्प कक्षाओं के लिए समाचार पत्रों और इंटरनेट पर खोज करता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती हैं। मैं जो सीखना चाहता हूं, उस पर महंगे सेमिनार में भी भाग लेता हूं और उसका भुगतान करता हूं। मैं अमीर हूं और मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो कोर्स किए हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने वो कोर्स नहीं किए, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं, और फिर भी वो अभी भी उसी नौकरी पर हैं। बहुत सारे ऑफर करें। जब मुझे रियल एस्टेट का कोई टुकड़ा चाहिए होता है, तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूं और आमतौर पर एक ऑफर लिखता हूं। अगर आपको नहीं पता कि सही ऑफर क्या है, तो मुझे भी नहीं पता। ये रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर देते हैं। मैं जितना संभव हो उतना कम काम करता हूं। एक दोस्त चाहती थी कि मैं उसे दिखाऊं कि अपार्टमेंट हाउस कैसे खरीदें। इसलिए एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं 6 अपार्टमेंट हाउस देखने गए। उनमें से 4 में कुत्ते थे, लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि सभी 6 पर ऑफर लिखें। मालिकों ने जो मांगा था उसका आधा ऑफर दें। उसे और एजेंट को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें लगा कि यह असभ्य है और इससे विक्रेता नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंट इतनी मेहनत करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और बेहतर डील की तलाश में लग गए। कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया और वह व्यक्ति अभी भी सही कीमत पर सही सौदे की तलाश में है। खैर, आपको तब तक सही कीमत नहीं पता होती जब तक आपके पास कोई दूसरा पक्ष न हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा मांगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई विक्रेता किसी चीज की कीमत से कम कीमत मांगे। कहानी का नैतिक प्रस्ताव दें। जो लोग निवेशक नहीं हैं उन्हें पता नहीं है कि कुछ बेचने की कोशिश करना कैसा लगता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट का टुकड़ा है जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था।
मैं किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करता। वे मुझे 10 सूअर दे सकते थे और मैं खुश होता प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि कोई दिलचस्पी रखता। मैं शायद बदले में सूअर का खेत ले लेता। लेकिन खेल ऐसे ही चलता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार है। इसे ध्यान में रखें। यह मजेदार है और सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें। कोई हाँ कह सकता है। मैं हमेशा बचने के लिए प्रस्ताव देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूँ जिसमें विषय वस्तु, जैसे कि किसी व्यावसायिक भागीदार की स्वीकृति का विवरण होता है। कभी भी यह स्पष्ट न करें कि व्यावसायिक भागीदार कौन है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मेरा भागीदार मेरी बिल्ली है। अगर वे प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता, तो मैं घर पर फोन करके अपनी बिल्ली से बात करता हूँ। मैं ये हास्यास्पद कथन ये दिखाने के लिए करता हूँ कि खेल कितना आसान और सरल है। बहुत से लोग चीजों को बहुत मुश्किल बना देते हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक या जो भी हो, ढूंढना डेटिंग जैसा ही है। आपको बाजार जाना चाहिए और बहुत से लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत से प्रस्ताव देने चाहिए, काउंटर ऑफर देने चाहिए, मोल तोल करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसे सिंगल लोगों को जानता हूं जो घर पर बैठकर फोन बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन बाजार जाना बेहतर है, चाहे वह सुपरमार्केट ही क्यों न हो। खोजना, प्रस्ताव देना, अस्वीकार करना, मोल तोल करना और स्वीकार करना, ये सभी जीवन में लगभग हर चीज की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए किसी खास इलाके में जॉगिंग, वॉक या ड्राइव करें। ऐसा करके मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेश पाए हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करूंगा और बदलाव की तलाश करूंगा। किसी सौदे में लाभ होने के लिए 2 तत्व होने चाहिए, सौदा और बदलाव। बहुत सारे सौदे होते हैं, लेकिन बदलाव ही सौदे को लाभदायक अवसर में बदल देता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं, तो मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूं जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूं। ये दोहराव ही है जो मुझे थोड़े बहुत अंतरों को नोटिस करने का कारण बनता है। मैं रियल एस्टेट के उन साइनबोर्ड को नोटिस करता हूं जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि विक्रेता सौदे के लिए अधिक सहमत हो सकता है। मैं अंदर या बाहर जाने वाले ट्रकों पर नजर रखता हूं। मैं रुकता हूं और ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं डाक वाहकों से बात करता हूं। यह आश्चर्यजनक है कि वे किसी क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं एक खराब क्षेत्र ढूंढता हूं, खासकर ऐसा क्षेत्र जिससे खबरों ने सभी को डरा दिया है। मैं इसे कई बार साल भर तक चलाता हूं और इस इंतजार में रहता हूं कि कुछ बेहतर होने वाला है। मैं खुदरा विक्रेताओं से बात करता हूं, खासतौर पर नए खुदरा विक्रेताओं से, और पता लगाता हूं कि वे क्यों आ रहे हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और मैं इसे कुछ और करते हुए करता हूं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर से आना जाना। सभी बाजारों में सस्ते दामों पर खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब ही रहेंगे। जब सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर पर बिक्री होती है, तो उपभोक्ता भागकर सामान खरीद लेता है। लेकिन जब हाउसिंग या शेयर बाजार में बिक्री होती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर उससे दूर भागता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ाता है, तो उपभोक्ता कहीं और खरीदारी करता है। लेकिन जब हाउसिंग या शेयर बाजार अपनी कीमतें बढ़ाते हैं, तो वही उपभोक्ता अक्सर भागकर खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही जगहों पर देखें। एक पड़ोसी ने $100,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने बगल में $50,000 में एक समान कॉन्डो खरीदा। उसने मुझसे कहा कि वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि जब आप खरीदते हैं तो मुनाफा होता है, जब आप बेचते नहीं हैं। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर से खरीदारी की, जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने फौजदारी नीलामी में खरीदारी की। मैंने ये कैसे करना है, इस पर एक क्लास के लिए $500 का भुगतान किया। मेरे पड़ोसी ने सोचा कि रियल एस्टेट निवेश क्लास के लिए $500 बहुत महंगा था। उसने कहा कि वो पैसे या समय नहीं दे सकता, इसलिए वो कीमत बढ़ने का इंतजार करता है। पहले उन लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक दोस्त जमीन का एक टुकड़ा ढूंढ रहा था। उसके पास पैसे थे लेकिन समय नहीं था। मुझे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जो मेरे दोस्त द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन से बड़ा था। मैंने उसे एक विकल्प के साथ जोड़ा,
अपने दोस्त को फोन किया और उसने कहा कि उसे इसका एक टुकड़ा चाहिए। इसलिए मैंने उसे वो टुकड़ा बेच दिया और फिर जमीन खरीद ली। मैंने बची हुई जमीन मुफ्त में अपने पास रख ली। कहानी का नैतिक: पाई खरीदें और उसे टुकड़ों में काटें। ज्यादातर लोग वही ढूंढते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे पाई का सिर्फ एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे कम में ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटी सोच वाले लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचो। खुदरा विक्रेता वॉल्यूम छूट देना पसंद करते हैं क्योंकि अधिकांश व्यवसाय बड़े खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। इसलिए भले ही आप छोटे हों, आप हमेशा बड़ा सोच सकते हैं। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर के बाजार में थी तो मैंने कई दोस्तों को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर हम अलग अलग डीलरों के पास गए और एक बढ़िया डील पर बातचीत की क्योंकि हम बहुत सारे खरीदना चाहते थे। मैंने स्टॉक के साथ भी ऐसा ही किया है। छोटे लोग छोटे ही रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या सब कुछ नहीं करते। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज पर सभी बड़ी कंपनियों की शुरुआत छोटी कंपनियों के रूप में हुई थी। कर्नल सैंडर्स 60 के दशक में सब कुछ खोने के बाद ही अमीर बने। बिल गेट्स 30 साल की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता को हराती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने की हैं और अवसरों को पहचानने के लिए करना जारी रखता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द हैं किया है और करना। जैसा कि पुस्तक में कई बार दोहराया गया है, वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कार्य करें। अंतिम विचार। मैं आपके साथ कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा। मैंने इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण, और यही कारण है कि यह 2000 से बेस्टसेलर बनी हुई है, यह अंतर्दृष्टि साझा करना था कि कैसे बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग जीवन की कई सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम सभी अक्सर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मानक सूत्रों का उपयोग करते हैं। कड़ी मेहनत करें, बचत करें, उधार लें और अत्यधिक करों का भुगतान करें। आज पहले से कहीं अधिक हमें बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित कहानी का उपयोग एक वित्तीय समस्या के उदाहरण के रूप में करता हूं जिसका सामना आज कई युवा परिवार करते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान करते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए खुद का प्रबंध कैसे करते हैं? इसके लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मेरा एक मित्र एक दिन शिकायत कर रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन था। वो हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक केवल $12,000 ही जमा कर पाया था। कॉलेज के लिए बचत करने के लिए उनके पास लगभग 12 साल और थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। उस समय फिनिक्स में रियल एस्टेट का बाजार बहुत खराब था। लोग घर बेच रहे थे। मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि वो अपने कॉलेज के फंड में से कुछ पैसे से घर खरीद ले। यह विचार उसे पसंद आया और हमने संभावना पर चर्चा शुरू कर दी। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि उसके पास बैंक से दूसरा घर खरीदने के लिए ऋण नहीं था क्योंकि वो बहुत अधिक खर्च कर चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि बैंक के अलावा संपत्ति के लिए वित्त जुटाने के अन्य तरीके भी हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक घर की तलाश की, एक ऐसा घर जो हमारे सभी मानदंडों पर खरा उतरे। चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे, इसलिए खरीदारी मजेदार थी। अंत में हमें एक प्रमुख पड़ोस में 3 बेडरूम 2 बाथरूम वाला घर मिला। मालिक का घर छोटा हो गया था और उसे उसी दिन बेचना था क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे जहां दूसरी नौकरी की प्रतीक्षा थी। मालिक $102,000 चाहता था, लेकिन हमने केवल $79,000 की पेशकश की। उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ ऋण वापस लेने के लिए सहमत हो गया। मेरे दोस्त को केवल $7,900 देने थे। जैसे ही मालिक चला गया, मेरे दोस्त ने घर किराए पर दे दिया। सभी खर्चों का भुगतान करने के बाद, जिसमें बंधक भी शामिल था, उसने हर महीने लगभग $125 अपनी जेब में डाले। उसकी योजना घर को 12 साल तक रखने और हर महीने मूलधन में अतिरिक्त $125 जोड़कर बंधक का भुगतान जल्दी करने की थी। हमने अनुमान लगाया कि 12 वर्षों में बंधक का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया जाएगा और जब तक उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा, तब तक वह संभवतः $800 प्रति माह कमा सकता है। अगर घर की कीमत बढ़ जाती है तो वह इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद
फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार में काफी सुधार हुआ और उसे उसी घर के लिए $156,000 की पेशकश की गई, जो उसमें रहने वाले किराएदार ने की थी। फिर से उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने उसे सलाह दी कि वह इसे 1031 कर स्थगित एक्सचेंज का उपयोग करके बेच दे। अचानक उसके पास काम चलाने के लिए लगभग $80,000 हो गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में एक और दोस्त को फोन किया, जिसने फिर इस कर स्थगित पूंजीगत लाभ को एक मिनी स्टोरेज सुविधा में स्थानांतरित कर दिया। 3 महीने के भीतर उसे $1,000 प्रति माह से थोड़ा कम के चेक मिलने लगे, जिसे उसने फिर से कॉलेज फंड में डाल दिया। कुछ साल बाद मिनी वेयरहाउस बिक गया और उसे बिक्री से प्राप्त आय के रूप में लगभग $330,000 का चेक मिला। उसने उन फंडों को एक नए प्रोजेक्ट में लगाया, जो अब $3,000 प्रति माह से अधिक आय उत्पन्न करेगा। फिर से कॉलेज फंड में जा रहा है। अब उसे पूरा भरोसा है कि उसका लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। इसे शुरू करने के लिए केवल $7,900 और थोड़ी वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। उसके बच्चे अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे और फिर वह अपनी कानूनी इकाई में शामिल अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग अपनी सेवानिवृत्ति के लिए भुगतान करने के लिए करेगा। इस सफल निवेश रणनीति के परिणामस्वरूप वो जल्दी सेवानिवृत्त हो सकेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसने आपके लिए काम करने के लिए धन की शक्ति का उपयोग करने के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आज हमें जीवित रहने के लिए अधिक वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। यह विचार कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, वित्तीय रूप से अपरिष्कृत लोगों की सोच है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। उन्होंने बस पैसा कमाने का विज्ञान नहीं सीखा है। पैसा केवल एक विचार है। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं, तो बस अपनी सोच बदलें। हर स्वनिर्मित व्यक्ति ने एक विचार के साथ छोटी शुरुआत की और फिर इसे कुछ बड़ा बना दिया। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। इसे शुरू करने और इसे कुछ बड़ा बनाने के लिए केवल कुछ डॉलर की आवश्यकता होती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो अपना जीवन बड़े सौदे के पीछे भागते हुए बिताते हैं या किसी बड़े सौदे में शामिल होने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मूर्खतापूर्ण है। मैंने अक्सर देखा है कि अपरिष्कृत निवेशक अपनी बड़ी रकम एक सौदे में लगाते हैं और उसका अधिकांश हिस्सा जल्दी ही खो देते हैं। वे अच्छे कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरू करें। एक किताब खरीदें। एक सेमिनार में जाएं। अभ्यास करें। छोटी शुरुआत करें। मैंने $5,000 की नकदी को $1 मिलियन की संपत्ति में बदल दिया, जिससे 6 साल से भी कम समय में $5,000 प्रति माह का नकद प्रवाह हो रहा है। लेकिन मैंने बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि यह इतना कठिन नहीं है। वास्तव में एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। यह आपके दिमाग में है जो यह निर्धारित करता है कि आपके हाथ में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। थिंक एंड ग्रो रिच नामक एक बेहतरीन किताब है। इसका शीर्षक वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच नहीं है। पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना सीखें और आपका जीवन आसान और खुशहाल हो जाएगा। आज इसे सुरक्षित न खेलें, इसे समझदारी से खेलें। 3 आय। लेखांकन की दुनिया में आय के 3 अलग अलग प्रकार हैं। 1. साधारण अर्जित। 2. पोर्टफोलियो। 3. निष्क्रिय। जब मेरे गरीब पिता ने मुझसे कहा, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड प्राप्त करो और एक सुरक्षित नौकरी पाओ, तो वो मुझे अर्जित आय के लिए काम करने की सलाह दे रहे थे। जब मेरे अमीर पिता ने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनके पास उनका पैसा काम करता है, तो वो निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। निष्क्रिय आय ज्यादातर मामलों में अचल संपत्ति निवेश से प्राप्त आय है। पोर्टफोलियो आय स्टॉक और बॉन्डर जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त आय है। पोर्टफोलियो आय वह आय है जो बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाती है, अर्जित आय नहीं। अमीर पिता कहा करते थे, अमीर बनने की कुंजी अर्जित आय को जितनी जल्दी हो सके निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता है। वो कहते थे, कर सबसे अधिक अर्जित आय पर लगते हैं। सबसे कम कर वाली आय निष्क्रिय आय है। यही एक और कारण है कि आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करे।
सरकार आपके द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित आय पर आपके पैसे से ज्यादा कर लगाती है। मेरी दूसरी किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैं 4 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूं जो व्यवसाय की दुनिया को बनाते हैं। वे हैं ई कर्मचारी, एस स्वनियोजित, बी व्यवसाय स्वामी और आई निवेशक। ज्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 प्रकारों के मुख्य अंतरों के बारे में लिखा गया है और लोग अपने क्वाड्रेंट को कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में हमारे ज्यादातर उत्पाद बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के लिए बनाए गए हैं। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में रिच डैड सीरीज की तीसरी किताब में मैं अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर अधिक विस्तार से बात करता हूं। अमीर डैड कहा करते थे, एक असली निवेशक बस इतना ही करता है कि अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल दे। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश करना जोखिम भरा नहीं है। ये बस सामान्य ज्ञान है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी। वित्तीय स्वतंत्रता और महान धन की कुंजी एक व्यक्ति की अर्जित आय को निष्क्रिय और या पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता है। मेरे अमीर पिता ने माइक और मुझे ये कौशल सिखाने में बहुत समय बिताया। ये क्षमता होने के कारण ही मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हमें फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं है। हम काम करना जारी रखते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चुनते हैं। आज हम निष्क्रिय आय के लिए एक रियल एस्टेट निवेश कंपनी के मालिक हैं और पोर्टफोलियो आय के लिए निजी प्लेसमेंट और स्टॉक के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में भाग लेते हैं। हम एक वित्तीय शिक्षा कंपनी बनाने के लिए भी काम पर वापस चले गए ताकि हम किताबें और खेल बनाना और प्रकाशित करना जारी रख सकें। हमारे सभी शैक्षिकी उत्पाद वही कौशल सिखाने के लिए बनाए गए हैं जो मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाए थे, अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने का कौशल। हम जो खेल बनाते हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वो सिखाते हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। उदाहरण के लिए, आप केवल किताब पढ़कर साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। वयस्कों के लिए हमारे कैश फ्लो गेम और बच्चों के लिए कैश फ्लो गेम खिलाड़ियों को अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के बुनियादी निवेश कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे लेखांकन और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये गेम दुनिया के एकमात्र शैक्षिकी उत्पाद हैं जो लोगों को ये सभी कौशल एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और इसे खेलने से पहले 101 के गेम बोर्ड के साथ साथ 101 की पूरी समझ की आवश्यकता होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स मौलिक निवेश के सिद्धांतों को सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांतों को सिखाता है। तकनीकी निवेश में शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और स्ट्रेडल जैसी उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल हैं। एक व्यक्ति जो इन उन्नत तकनीकों को समझता है, वो बाजार के ऊपर जाने पर और बाजार के नीचे आने पर भी पैसा बनाने में सक्षम होता है। जैसा कि मेरे अमीर पिताजी कहते थे, एक असली निवेशक ऊपर के बाजार और नीचे के बाजार में पैसा बनाता है। यही कारण है कि वे इतना पैसा कमाते हैं। उनके अधिक पैसे कमाने का एक कारण ये है कि उनमें अधिक आत्मविश्वास है। अमीर पिताजी कहते थे, उनमें अधिक आत्मविश्वास है क्योंकि वे हारने से कम डरते हैं। दूसरे शब्दों में, औसत निवेशक उतना पैसा नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसे खोने का बहुत डर रहता है। औसत निवेशक नहीं जानता कि खुद को नुकसान से कैसे बचाया जाए, और यही बात कैश फ्लो 202 सिखाता है। औसत निवेशक सोचते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है क्योंकि उन्हें पेशेवर निवेशक बनने के लिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। जैसा कि अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं, जोखिम तब आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम बुनियादी निवेश और तकनीकी निवेश की सरल मूल बातें सिखाते हैं जबकि लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। मैं कभी कभी किसी को ये कहते हुए सुनता हूँ, आपके शैक्षिकी खेल महंगे हैं, जो ROI, निवेश पर वापसी या भुगतान की गई कीमत के लिए वापसी का सवाल उठाता है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और जवाब देता हूँ, हाँ, वे महंगे हो सकते हैं, खासकर जब मनोरंजन बोर्ड गेम की तुलना में। लेकिन मेरे खेल कॉलेज की शिक्षा, अर्जित आय के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करने, अत्यधिक करों का भुगतान करने और फिर निवेश बाजारों में अपना सारा पैसा खोने के डर में जीने जितना महंगे नहीं है। जब कोई व्यक्ति कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, तो मैं अपने अमीर पिता को ये कहते हुए सुन सकता हूँ, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी है,
इसे कैसे बनाए रखना है और इसे नुकसान से कैसे बचाना है। यही महान धन की कुंजी है। अमीर पिता ये भी कहते थे, यदि आप उन 3 आय में अंतर नहीं समझते हैं और उन आय को प्राप्त करने और संरक्षित करने के कौशल नहीं सीखते हैं, तो आप शायद अपना जीवन कम कमाते हुए और जितना आपको चाहिए उससे अधिक मेहनत करते हुए बिताएंगे। मेरे गरीब पिता को लगता था कि अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और वर्षों की कड़ी मेहनत ही सफल होने के लिए पर्याप्त है। मेरे अमीर पिता को भी लगता था कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं 3 आय में अंतर जानें और किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत करें। उनके लिए ये बुनियादी वित्तीय शिक्षा थी। 3 आय में अंतर जानना और विभिन्न आय प्राप्त करने के लिए निवेश कौशल सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो महान धन अर्जित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता जिसे केवल कुछ ही लोग कभी जान पाएंगे। जैसा कि अमीर पिता पाठ संख्या 1 में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे जानते हैं कि पैसे को उनके लिए कड़ी मेहनत कैसे करनी है। अमीर पिता ने कहा, साधारण अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप काम करते हैं, और निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है जो आपके लिए काम करता है। ये जानना कि मेरे जीवन में थोड़ा सा अंतर महत्वपूर्ण रहा है। या जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता समाप्त की है, और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया है। कार्रवाई करें। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। यह आप पर निर्भर है कि आप दोनों के साथ क्या करना चाहते हैं। आपके हाथ में आने वाले प्रत्येक डॉलर के नोट के साथ आप और केवल आप ही अपने भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं। इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करें और आप गरीब बनना चुनते हैं। इसे देनदारियों पर खर्च करें और आप मध्यम वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसे अपने दिमाग में निवेश करें और संपत्ति अर्जित करना सीखें, और आप अपने लक्ष्य और अपने भविष्य के रूप में धन का चयन करेंगे। चुनाव आपका है और केवल आपका। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग बनने का फैसला करते हैं। इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करना चुनें, और आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करना चुनते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके द्वारा आज किए गए विकल्पों से तय होगा, कल नहीं। मैं आपको जीवन नामक इस शानदार उपहार के साथ बहुत धन और बहुत खुशी की कामना करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाक। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों से पूछा जाता है। बचपन में मेरी कई रुचियां थीं और चुनना आसान था। अगर यह रोमांचक और आकर्षक लगता तो मैं इसे करना चाहता था। मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट, एक अंतरिक्ष यात्री, एक मरीन, एक जहाज का अधिकारी, एक पायलट और एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। मैं भाग्यशाली था कि मैंने इनमें से 3 लक्ष्य हासिल किए, एक मरीन कॉर्प्स अधिकारी, एक जहाज का अधिकारी और एक पायलट। मुझे पता था कि मैं शिक्षक, लेखक या अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता था। मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे स्कूल पसंद नहीं था। मैं लेखक नहीं बनना चाहता था क्योंकि मैं 2 बार अंग्रेजी में फेल हो गया था। और मैंने अपना MBA प्रोग्राम छोड़ दिया क्योंकि मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता था। विडंबना यह है कि अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं वह सब बन गया हूँ जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। हालांकि मुझे स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं एक शिक्षा कंपनी का मालिक हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। हालांकि मैं 2 बार अंग्रेजी में फेल हुआ क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था, आज मैं एक लेखक के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता हूँ। मेरी किताब रिच डैड पुअर डैड 7 साल से ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाली 3 किताबों में से एक है। इससे आगे सिर्फ द जॉय ऑफ सेक्स और द रोड लेस ट्रैवल्ड ही है। एक और विडंबना जोड़ते हुए, रिच डैड पुअर डैड और मेरा कैश फ्लो रजिस्टर्ड बोर्ड गेम एक किताब और अकाउंटिंग के बारे में एक गेम है, एक और विषय जिससे मुझे जूझना पड़ा। तो इसका इस सवाल से क्या लेना देना है? जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर वियतनामी भिक्षु थिच नाहट हैन के सरल लेकिन गहन कथन में मिलता है, पथ ही लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, जीवन में अपना पथ खोजना ही आपका लक्ष्य है। आपका पथ आपका पेशा नहीं है। आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका पद या आपकी सफलताएं और असफलताएं नहीं हैं। अपना पथ खोजने का अर्थ है ये पता लगाना कि आपको इस धरती पर क्या करने के लिए भेजा गया है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको जीवन नामक यह उपहार क्यों दिया गया?
और आप जीवन को क्या उपहार देते हैं? पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता है कि स्कूल जाना मेरे जीवन का पथ खोजने के बारे में नहीं था। मैंने सैन्य स्कूल में 4 साल बिताए, जहाज के अधिकारी बनने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लिया। अगर मैंने स्टैंडर्ड ऑयल के लिए उनके तेल टैंकरों पर नौकायन करके अपना करियर बनाया होता तो मुझे अपने जीवन का पथ कभी नहीं मिल पाता। अगर मैं मरीन में रहता या एयरलाइनों के लिए उड़ान भरता तो मुझे अपने जीवन का पथ कभी नहीं मिल पाता। अगर मैं जहाज के अधिकारी के रूप में काम करता या एयरलाइन पायलट बन जाता तो मैं कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर लेखक नहीं बन पाता, ओपरा शो में अतिथि नहीं बन पाता, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई किताब नहीं लिख पाता या कोई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कंपनी नहीं शुरू कर पाता जो दुनिया भर में उद्यमिता और निवेश सिखाती हो। अपना रास्ता खोजना। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन में अपना रास्ता खोजने के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोगों को जीवन में कम उम्र में ही स्कूल जाना और नौकरी पाना सिखाया जाता है। स्कूल का मतलब ई या एस क्वाड्रेंट में नौकरी पाना है। यह आपके जीवन का रास्ता खोजने के बारे में नहीं है। मुझे एहसास है कि ऐसे लोग हैं जो जीवन में कम उम्र में ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे बड़े होकर यह जानते हैं कि वे डॉक्टर, वकील, संगीतकार, गोल्फर या अभिनेता बनने जा रहे हैं। हम सभी ने बच्चों की प्रतिभा, असाधारण प्रतिभा वाले बच्चों के बारे में सुना है। फिर भी आप देख सकते हैं, ये पेशे हैं, जरूरी नहीं कि ये जीवन का रास्ता हो। तो कोई व्यक्ति जीवन में अपना रास्ता कैसे खोजता है? मेरा जवाब है, काश मुझे पता होता। अगर मैं अपनी जादुई छड़ी घुमा सकता और आपके जीवन का रास्ता जादुई तरीके से प्रकट हो जाता तो मैं ऐसा करता। चूंकि मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है और न ही मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है, इसलिए सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता हूँ वो है आपको बताना कि मैंने क्या किया। और मैंने जो किया वो था अपने अंतर्ज्ञान, अपने दिल और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना। उदाहरण के लिए 1973 में युद्ध से लौटते समय जब मेरे गरीब पिता ने सुझाव दिया कि मैं स्कूल वापस जाऊं, अपनी उच्च डिग्री प्राप्त करूं और सरकार के लिए काम करूं, तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरा दिल भारी हो गया और मेरी अंतरात्मा ने कहा, नहीं। जब उन्होंने सुझाव दिया कि मैं स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी पुरानी नौकरी वापस पा लूं या एयरलाइंस के लिए उड़ान भरूं, तो फिर से मेरे दिमाग, दिल और अंतरात्मा ने कहा नहीं। मुझे पता था कि मैं नौकायन और उड़ान से दूर हूं, हालांकि वे बहुत अच्छे पेशे थे और वेतन बहुत अच्छा था। 1973 में 26 साल की उम्र में मैं बड़ा हो रहा था। मैंने अपने माता पिता की सलाह का पालन किया और स्कूल गया, कॉलेज की डिग्री प्राप्त की और मेरे पास 2 पेशे थे, जहाज का अधिकारी बनने का लाइसेंस और उड़ान भरने का लाइसेंस। समस्या ये थी कि वे पेशे थे और एक बच्चे के सपने थे। 26 साल की उम्र में मैं ये जानने के लिए पर्याप्त था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब मैं जहाज का अधिकारी बनना चाहता था तो मैं एक ऐसे स्कूल में गया जो जहाज के अधिकारियों को तैयार करता था। और जब मैं उड़ना सीखना चाहता था तो मैं नौसेना के उड़ान स्कूल में गया, जो 2 साल की प्रक्रिया है जो गैर पायलटों को पायलट बनाती है। मैं अपनी अगली शैक्षिकी प्रक्रिया के बारे में सतर्क था। मैं अपनी अगली शैक्षिकी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जानना चाहता था कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। पारंपरिक स्कूल मेरे लिए अच्छे थे। मैंने अपने बचपन के पेशे हासिल कर लिए थे। वयस्कता तक पहुंचना भ्रामक था क्योंकि कोई संकेत नहीं था कि ये रास्ता है। मुझे पता था कि मैं क्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता था। अगर मैं सिर्फ एक नया पेशा चाहता तो यह आसान होता। अगर मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता तो मैं मेडिकल स्कूल जाता। अगर मैं वकील बनना चाहता तो मैं लॉ स्कूल जाता। लेकिन मैं जानता था कि जीवन में सिर्फ एक और पेशेवर प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए स्कूल जाने से ज्यादा कुछ है। मुझे उस समय इसका एहसास नहीं था, लेकिन 26 साल की उम्र में मैं अब अपने जीवन की राह तलाश रहा था, न कि अपना अगला पेशा। एक अलग शिक्षा। 1973 में मरीन कॉर्प्स के लिए उड़ान भरने के अपने आखिरी साल में जब मैं हवाई में घर के पास तैनात था, मुझे पता था कि मैं अपने अमीर पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। मरीन में रहते हुए मैंने सप्ताहांत में रियल एस्टेट कोर्स और बिजनेस कोर्स के लिए साइन अप किया, बी और आई क्वाड्रेंट में एक उद्यमी बनने की तैयारी की। उसी समय एक दोस्त की सिफारिश पर मैंने एक व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम के लिए साइन अप किया, ये जानने की उम्मीद में कि मैं वास्तव में कौन था। एक व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम गैर पारंपरिक शिक्षा है क्योंकि मैं इसे क्रेडिट या ग्रेड के लिए नहीं ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सीखने जा रहा था,
जैसा कि मैंने रियल एस्टेट पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करते समय किया था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे बारे में जानने के लिए पाठ्यक्रम लेने का समय आ गया है। आरेख पूरा होने के बाद प्रशिक्षक ने मुड़कर कहा, एक संपूर्ण मानव बनने के लिए हमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। उसकी व्याख्या सुनकर मुझे ये स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक स्कूल मुख्य रूप से छात्रों को मानसिक रूप से विकसित करने के बारे में थे। यही कारण है कि इतने सारे छात्र जो स्कूल में अच्छा करते हैं, वास्तविक जीवन में अच्छा नहीं करते हैं, खासकर पैसे की दुनिया में। जैसे जैसे सप्ताहांत में पाठ्यक्रम आगे बढ़ा, मुझे पता चला कि मुझे स्कूल क्यों पसंद नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सीखना पसंद है, लेकिन स्कूल से नफरत है। पारंपरिक शिक्षा छात्रों के लिए एक बढ़िया माहौल था, लेकिन यह मेरे लिए माहौल नहीं था। पारंपरिक शिक्षा मेरी आत्मा को कुचल रही थी, मुझे डर की भावना से प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी। गलतियां करने का डर, असफल होने का डर और नौकरी ना मिलने का डर। वे मुझे ई या एस चतुर्भुज में एक कर्मचारी बनने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि पारंपरिक शिक्षा उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जो बी और आई क्वाड्रेंट में उद्यमी बनना चाहता है। शायद यही कारण है कि इतने सारे उद्यमी कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, डिज्नीलैंड के संस्थापक वॉल्ट डिज्नी और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे उद्यमी। जैसे जैसे दिन बीतता गया और प्रशिक्षक इन 4 प्रकार के व्यक्तिगत विकास में गहराई से उतरता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना अधिकांश जीवन बहुत कठोर शैक्षणिक वातावरण में बिताया है। एक ऑल मेल मिलिट्री अकादमी में 4 साल और मरीन पायलट के रूप में 5 साल बिताने के बाद मैं मानसिक और शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। एक मरीन पायलट के रूप में मैं भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत था, लेकिन सभी मर्दाना विकास पक्ष पर। मेरे पास कोई कोमल पक्ष नहीं था, कोई महिला ऊर्जा नहीं थी। आखिरकार मुझे मरीन कॉर्प्स अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, दबाव में भावनात्मक रूप से शांत, मारने के लिए तैयार और अपने देश के लिए मरने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार। अगर आपने कभी टॉम क्रूज अभिनीत टॉप गन फिल्म देखी है, तो आपको सैन्य पायलटों की मर्दाना दुनिया और बहादुरी की झलक मिलती है। मुझे वो दुनिया बहुत पसंद थी। मैं उस दुनिया में अच्छा था। ये शूरवीरों और योद्धाओं की आधुनिक दुनिया थी। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं थी। सेमिनार में मैं अपनी भावनाओं में डूब गया और कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को छू लिया। मैं बहुत रोया क्योंकि मेरे पास रोने के लिए बहुत कुछ था। मैंने ऐसी चीजें की और देखी जो किसी को भी करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। सेमिनार के दौरान मैंने एक आदमी को गले लगाया, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने पिता के साथ भी नहीं। रविवार की रात को इस आत्मविकास कार्यशाला को छोड़ना मुश्किल था। सेमिनार एक सौम्य, प्रेमपूर्ण, ईमानदार वातावरण था। सोमवार की सुबह एक बार फिर युवा अहंकारी पायलटों से घिरा होना एक झटका था, जो देश के लिए उड़ान भरने, मारने और मरने के लिए समर्पित थे। उस सप्ताहांत सेमिनार के बाद मुझे पता था कि यह बदलाव का समय है। मुझे पता था कि खुद को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करके एक दयालु, सौम्य और अधिक दयालु व्यक्ति बनना मेरे लिए सबसे कठिन काम होगा। ये सैन्य अकादमी और फ्लाइट स्कूल में बिताए मेरे सभी वर्षों के खिलाफ था। मैं फिर कभी पारंपरिक शिक्षा की ओर नहीं लौटा। मुझे ग्रेड, डिग्री, पदोन्नति या प्रमाण पत्र के लिए फिर से अध्ययन करने की कोई इच्छा नहीं थी। तब से अगर मैं किसी कोर्स या स्कूल में जाता था, तो मैं सीखने, एक बेहतर इंसान बनने के लिए जाता था। मैं अब ग्रेड, डिग्री और प्रमाण पत्र के कागजी कामों में नहीं उलझा था। शिक्षकों के परिवार में पले बड़े होने के कारण आपके ग्रेड, हाई स्कूल और कॉलेज से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आपकी उन्नत डिग्री ही सब कुछ थी। मरीन पायलट की छाती पर पदक और रिबन की तरह उन्नत डिग्री और ब्रांड नाम वाले स्कूल ही वो दर्जा और पट्टियां थीं जो शिक्षक अपनी आस्तीन पर पहनते थे। उनके दिमाग में जो लोग हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करते थे, वे जीवन की खोई हुई आत्माएं थे। मास्टर डिग्री वाले लोग केवल स्नातक डिग्री वाले लोगों को नीची नजर से देखते थे। पीएचडी वाले लोग सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। 26 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं उस दुनिया में कभी नहीं लौटूंगा। अपना रास्ता ढूंढना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अब पूछ रहे होंगे, वो गैर पारंपरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के बारे में बात करने में इतना समय क्यों लगा रहा है?
इसका कारण ये है कि उस पहले व्यक्तिगत विकास सेमिनार ने सीखने के प्रति मेरे प्यार को फिर से जगा दिया, लेकिन उस तरह की शिक्षा नहीं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। एक बार जब वो सेमिनार खत्म हो गया तो मैं सेमिनार का दीवाना हो गया। एक सेमिनार से दूसरे सेमिनार में जाकर अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी आत्मा के बीच के संबंध के बारे में और अधिक जानने लगा। जितना मैंने अध्ययन किया, उतना ही पारंपरिक शिक्षा के बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने इस तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया। इतने सारे बच्चे स्कूल से नफरत क्यों करते हैं? इतने कम बच्चे स्कूल को क्यों पसंद करते हैं? बहुत से उच्च शिक्षित लोग वास्तविक दुनिया में सफल क्यों नहीं होते? क्या स्कूल आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है? मुझे स्कूल से नफरत क्यों थी लेकिन सीखने से प्यार क्यों था? अधिकांश स्कूली शिक्षक गरीब क्यों हैं? स्कूल हमें पैसे के बारे में कम क्यों सिखाते हैं? इन सवालों ने मुझे स्कूली व्यवस्था की पवित्र दीवारों के बाहर शिक्षा का छात्र बनने के लिए प्रेरित किया। जितना मैंने अध्ययन किया, उतना ही मुझे समझ में आया कि मुझे स्कूल क्यों पसंद नहीं है और क्यों स्कूल अपने अधिकांश छात्रों, यहाँ तक कि ए ग्रेड वाले छात्रों की सेवा करने में विफल रहे। मेरी जिज्ञासा ने मेरी आत्मा को छुआ और मैं शिक्षा में एक उद्यमी बन गया। अगर यह जिज्ञासा न होती तो मैं शायद कभी लेखक और वित्तीय शिक्षा खेलों का डेवलपर नहीं बन पाता। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा ने मुझे जीवन में मेरे मार्ग पर पहुंचाया। ऐसा लगता है कि जीवन में हमारे मार्ग हमारे दिमाग में नहीं मिलते। जीवन में हमारा मार्ग ये पता लगाना है कि हमारे दिल में क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पारंपरिक शिक्षा में अपना मार्ग नहीं खोज सकता। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे संदेह है कि मैं पारंपरिक स्कूल में अपना मार्ग खोज पाता। एक रास्ता क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन अपने काम से नफरत करते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत पैसा नहीं कमाते और अपने काम से नफरत करते हैं। और हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। मर्चेंट मरीन अकादमी के मेरे एक सहपाठी को भी एहसास हुआ कि वह अपना जीवन समुद्र में नहीं बिताना चाहता। अपने जीवन के बाकी समय नौकायन करने के बजाय वो स्नातक होने के बाद लॉ स्कूल गया, 3 और साल वकील बनने में बिताए और एस क्वाड्रेंट में निजी प्रैक्टिस में प्रवेश किया। वो अपने 50 के दशक की शुरुआत में मर गया। वो एक बहुत ही सफल, दुखी वकील बन गया था। मेरी तरह 26 साल की उम्र तक उसके पास 2 पेशे थे। हालांकि उसे वकील होने से नफरत थी, लेकिन उसने वकील बनना जारी रखा क्योंकि उसका एक परिवार, बच्चे, एक बंधक और भुगतान करने के लिए बिल थे। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले मैं उनसे न्यूयॉर्क में एक क्लास रियूनियन में मिला था। वो एक कटु व्यक्ति थे। मैं बस तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के पीछे झाड़ू लगाता हूँ। वे मुझे कुछ भी नहीं देते। मैं जो करता हूँ और जिसके लिए काम करता हूँ, उससे मुझे नफरत है। तुम कुछ और क्यों नहीं करते? मैंने पूछा। मैं काम करना बंद नहीं कर सकता। मेरा पहला बच्चा कॉलेज में प्रवेश कर रहा है। स्नातक होने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने अपने पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत पैसा कमाया, लेकिन वे भावनात्मक रूप से क्रोधित थे, आध्यात्मिक रूप से मृत थे और जल्द ही उनका शरीर भी मर गया। मुझे एहसास हुआ कि यह एक चरम उदाहरण है। अधिकांश लोग अपने काम से उतनी नफरत नहीं करते जितना मेरा दोस्त करता था। फिर भी यह उस समस्या को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति किसी पेशे में फंस जाता है और अपना रास्ता नहीं खोज पाता। मेरे लिए ये पारंपरिक शिक्षा की कमी है। लाखों लोग स्कूल छोड़ देते हैं केवल उन नौकरियों में फंसने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। वे जानते हैं कि जीवन में कुछ कमी है। कई लोग आर्थिक रूप से भी फंसे हुए हैं। वे सिर्फ जीवित रहने के लिए ही कमा पाते हैं और अधिक कमाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या करें। अन्य चतुर्थांशों के बारे में जानकारी के बिना बहुत से लोग स्कूल वापस चले जाते हैं और ई या एस चतुर्थांश में नए व्यवसायों या वेतन वृद्धि की तलाश करते हैं। बी और आई चतुर्थांशों की दुनिया से अनजान होते हैं। शिक्षक बनने का मेरा कारण। बी क्वाड्रेंट में शिक्षक बनने का मेरा मुख्य कारण वित्तीय शिक्षा प्रदान करने की इच्छा थी। मैं ये शिक्षा उन सभी लोगों को उपलब्ध कराना चाहता था जो सीखना चाहते थे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो या उनका ग्रेड पॉइंट औसत कितना भी हो। यही कारण है कि द रिच डैड कंपनी ने कैश फ्लो गेम से शुरुआत की। ये गेम उन जगहों पर भी सिखा सकता है जहां मैं कभी नहीं जा सकता। इस गेम की खूबसूरती यह है कि इसे लोगों को सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके लिए किसी महंगे शिक्षक या क्लासरूम की जरूरत नहीं है।
कैश फ्लो गेम का अब 16 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। आज द रिच डैड कंपनी वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ साथ कोच और मेंटर की सेवाएं भी प्रदान करती है ताकि किसी व्यक्ति की वित्तीय शिक्षा का समर्थन किया जा सके। हमारे कार्यक्रम उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई बी और आई चतुर्भुज तक पहुंच जाएगा, फिर भी वे जानते होंगे कि अगर वे चाहें तो उन चतुर्भुजों तक कैसे पहुंचे। बदलाव आसान नहीं है। मेरे लिए चतुर्थांश बदलना आसान नहीं था। यह मानसिक रूप से कठिन काम था, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से और भी कठिन। ई चतुर्थांश में उच्च शिक्षित कर्मचारियों के परिवार में पले बड़े होने के कारण मैंने शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा, लाभ और सरकारी पेंशन के उनके मूल्यों को अपनाया। कई मायनों में मेरे पारिवारिक मूल्यों ने मेरे बदलाव को मुश्किल बना दिया। मुझे उद्यमी और निवेशक बनने के बारे में उनकी चेतावनियों, चिंताओं और आलोचनाओं को अनदेखा करना पड़ा। उनके कुछ मूल्यों को मुझे नजरअंदाज करना पड़ा। लेकिन आपके पास नौकरी होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। क्या होगा अगर आप असफल हो गए? बस स्कूल वापस जाओ और अपनी मास्टर डिग्री हासिल करो। डॉक्टर बनो। वे बहुत पैसा कमाते हैं। अमीर लालची होते हैं। पैसा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पैसे से आपको खुशी नहीं मिलेगी। अपनी क्षमता से कम खर्च में जीवन व्यतीत करें। सुरक्षित रहें। अपने सपनों के पीछे न भागें। आहार और व्यायाम। मैं भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए यही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अधिक वजन वाले व्यक्ति से ये कहना शायद ही कारगर हो कि बस कम खाओ और अधिक व्यायाम करो। आहार और व्यायाम मानसिक रूप से समझ में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो अधिक वजन वाले हैं, वे इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें भूख लगी है। वे अपनी भावनाओं और अपनी आत्मा में खालीपन को भरने के लिए खाते हैं। जब कोई व्यक्ति आहार और व्यायाम कार्यक्रम पर जाता है, तो वह केवल अपने दिमाग और अपने शरीर पर काम कर रहा होता है। भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक शक्ति के बिना अधिक वजन वाला व्यक्ति 6 महीने तक आहार पर रह सकता है और बहुत सारा वजन कम कर सकता है, लेकिन बाद में और भी अधिक वजन बढ़ा सकता है। यही बात क्वाड्रेंट बदलने के लिए भी सच है। खुद से ये कहना कि मैं बी क्वाड्रेंट में उद्यमी बनने जा रहा हूँ, उतना ही निरर्थक है जितना कि एक चेन स्मोकर का ये कहना कि कल मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूँ। धूम्रपान एक शारीरिक लत है जो भावनात्मक और आध्यात्मिक चुनौतियों के कारण होती है। भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन के बिना धूम्रपान करने वाला हमेशा धूम्रपान करने वाला ही रहेगा। यही बात शराबी, सेक्स एडिक्ट या क्रॉनिक शॉपर के लिए भी सच है। ज्यादातर लतें लोगों की आत्मा में खुशी खोजने की कोशिश होती हैं। यही कारण है कि मेरी कंपनी मन और शरीर के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करती है, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलावों का समर्थन करने के लिए कोच और सलाहकार भी प्रदान करती है। कुछ लोग अकेले यात्रा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। अगर मेरे अमीर पिता जैसे कोच और मेरी पत्नी किम का समर्थन न होता, तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। कई बार ऐसा हुआ कि मैं नौकरी छोड़कर हार मान लेना चाहता था। अगर किम और मेरे अमीर पिता न होते, तो मैं नौकरी छोड़ देता। ग्रेड वाले छात्र क्यों असफल होते हैं? आरेख को फिर से देखने पर यह समझना आसान है कि इतने सारे ए ग्रेड वाले छात्र पैसे की दुनिया में क्यों असफल होते हैं। एक व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत शिक्षित हो सकता है, लेकिन अगर वह भावनात्मक रूप से शिक्षित नहीं है, तो उसका डर अक्सर उसके शरीर को वह करने से रोकता है जो उसे करना चाहिए। यही कारण है कि बहुत से ए छात्र विश्लेषण पक्षाघात में फंस जाते हैं। हर छोटी छोटी बात का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ भी करने में विफल रहते हैं। ये विश्लेषण पक्षाघात हमारी शैक्षिकी प्रणाली द्वारा छात्रों को गलतियां करने के लिए दंडित करने के कारण होता है। अगर आप इसके बारे में सोचें, तो ए छात्र हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कम गलतियां की हैं। उस भावनात्मक मनोविकृति के साथ समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया में जो लोग कार्रवाई करते हैं, वे ही सबसे अधिक गलतियां करते हैं और जीवन के खेल में जीतने के लिए उनसे सीखते हैं। बस राष्ट्रपति क्लिंटन और बुश को देखें। क्लिंटन ये स्वीकार नहीं कर सके कि उन्होंने सेक्स किया था और बुश अपने राष्ट्रपति पद के दौरान की गई किसी भी गलती को याद नहीं कर सके। गलतियां करना मानवीय है, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में झूठ बोलना आपराधिक है।
एक आपराधिक कृत्य जिसे झूठी गवाही के रूप में जाना जाता है। जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने से पहले 1014 गलतियां करने के लिए थॉमस एडिसन की आलोचना की गई, तो उन्होंने कहा, मैं 1014 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1014 बार सफलतापूर्वक पता लगाया कि क्या काम नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, इतने सारे लोग सफलता पाने में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे कई बार असफल होते हैं। आरेख को फिर से देखें। इतने सारे लोगों के नौकरी की सुरक्षा से चिपके रहने का एक कारण ये है कि उनके पास भावनात्मक शिक्षा की कमी है। वे डर को अपने रास्ते में आने देते हैं। सैन्य स्कूल और मरीन कॉर्प्स के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि ये संगठन युवा पुरुषों और महिलाओं को आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने में बहुत समय लगाते हैं। हालांकि यह एक कठिन शिक्षा थी, लेकिन यह एक पूर्ण शिक्षा थी जो हमें एक बुरा काम करने के लिए तैयार करती थी। मैंने कैश फ्लो गेम इसलिए बनाया क्योंकि यह गेम पूरे व्यक्ति को शिक्षित करता है। ये गेम पढ़ने या व्याख्यान की तुलना में एक बेहतर शिक्षण उपकरण है, क्योंकि इस गेम में खिलाड़ी का शरीर, दिमाग, भावनाएं और आत्मा शामिल होती है। ये गेम खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है ताकि वे खेल के पैसे के साथ ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें और फिर उन गलतियों से सीखें। मेरे हिसाब से ये पैसे के बारे में सीखने का ज्यादा मानवीय तरीका है। रास्ता ही लक्ष्य है। आज दुनिया भर में हजारों कैश फ्लो क्लब हैं। कैश फ्लो क्लब महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका एक कारण ये है कि वे तूफान से बचने का एक आश्रय हैं, जीवन के मार्ग पर एक पड़ाव है। कैश फ्लो क्लब में शामिल होने से आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं जो बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि केवल बदलाव के बारे में बात करने के लिए। स्कूल के विपरीत, यहाँ पिछली शैक्षणिक सफलता की आवश्यकता नहीं है, बस सीखने और बदलाव करने की सच्ची इच्छा की आवश्यकता है। खेल में आप विभिन्न वित्तीय स्थितियों में बहुत सारी गलतियां करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, खेल के पैसे का उपयोग करके। कैश फ्लो क्लब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। कैश फ्लो क्लब उन दीर्घकालिक मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और वित्तीय परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए है जिनसे एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। हम सभी अलग अलग गति से बदलते और विकसित होते हैं, इसलिए आपको अपनी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरों के साथ कुछ बार खेल खेलने के बाद आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और 4 परिसंपत्ति वर्गों, व्यवसाय, अचल संपत्ति, कागजी संपत्ति या कमोडिटी में से कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है। निष्कर्ष में, अपना रास्ता खोजना जरूरी नहीं कि आसान हो। आज भी मुझे नहीं पता कि मैं अपने रास्ते पर हूं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी कभी कभी भटक जाते हैं और हमेशा अपना रास्ता खोजना आसान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए सही दिशा में नहीं हैं या आप अपने जीवन के रास्ते पर नहीं हैं, तो मैं आपको अपने दिल की खोज करने और जीवन में अपना रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अगर आप निम्नलिखित कथनों जैसी बातें कह रहे हैं, तो आपको पता चल सकता है कि बदलाव का समय आ गया है। मैं मृत लोगों के साथ काम कर रहा हूं। मुझे जो काम करना पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और पैसे कमा सकूं। मैं सप्ताहांत का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपना काम करना चाहता हूं। क्या यह अभी छोड़ने का समय है? मेरी बहन एक बौद्ध भिक्षुणी है। उसका मार्ग दलाई लामा का समर्थन करना है, एक ऐसा मार्ग जो कुछ भी भुगतान नहीं करता है। फिर भी, हालांकि वो कम कमाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे एक गरीब भिक्षुणी बनना है। उसके पास अपनी खुद की किराए की संपत्ति है और सोने और चांदी में निवेश है।